आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। तो वीडियो को पूरा देखें और धड़ाधड़ वीडियो के एंड में कमेंट करें, जबरदस्त वीडियो के एंड में कमेंट करें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो पूरा देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज का टॉपिक है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का जो टॉपिक है ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और नेशनलिज्म का टॉपिक जो है पॉलिटिकल साइंस में हो या पॉलिटी में हो, दोनों में ही इक्वल इंपॉर्टेंस शेयर करता है, मतलब बराबर की इंपॉर्टेंस है इसकी। आप जहां पर भी इस टॉपिक को देखोगे, आपको प्रीलिम्स में, मेंस में, पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट में, सर आपको इससे प्रश्न पक्का देखने को मिल जाएगा। तो सर आपको, और राष्ट्रवाद तो वैसे भी इतना चर्चा का विषय है जो वर्तमान में चलता रहता है। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रवाद क्या है, फिर हम बात करेंगे राष्ट्रवाद क्यों है, फिर हम बात करेंगे राष्ट्रवाद कितने प्रकार का है, जैसे कि यूरोपियन राष्ट्रवाद अलग है, अफ्रीकन या नॉन यूरोपियन राष्ट्रवाद अलग है, जर्मन राष्ट्रवाद एक अलग प्रकार से चला गया। ठीक है, तो हम इन चीजों के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे कैसे राष्ट्रवाद के रूप हैं। प्रजातीय राष्ट्रवाद जो फ्रांस का है वो अलग है, तो इसकी कैसे कैसे बेसिक निकले, कहां से राष्ट्रवाद का पूरा कॉन्सेप्ट निकलता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं करण चौधरी आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद जो शब्द है, इस शब्द को आप देखोगे तो एक वर्ड है नास्की, देखो ये NASCI, इस शब्द से जो है नेशनलिज्म वर्ड निकला है, यानी कि जो राष्ट्रवाद वर्ड है वो इस शब्द से निकला है। ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा का शब्द है, तो इस शब्द का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भाई आप तो लैटिन भाषा जानते नहीं है। इसका मतलब है कलेक्टिवली, सामूहिक, एक प्रकार से आप कह सकते हो लोगों का जुड़ाव या कलेक्टिव आइडेंटिटी, सामूहिक पहचान। आप इसे क्या नाम देते हो सर? तो आप इसे नाम देते हो कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि मैंने क्या कहा, सामूहिक पहचान। देखिए थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि आप तो दिन भर रात भर कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ टेक्निकल चीजें समझाऊंगा तो बड़ी अजीब लगेगी सुनने में कि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद तुम दिन रात करते हैं, ये कहाँ कलेक्टिव सामूहिक पहचान पे लेकर चले गए। तो सामूहिक पहचान को, कलेक्टिव आइडेंटिटी को आप राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद कई प्रकार का होता है, जैसे कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक अलग है और राजनीतिक राष्ट्रवाद एक अलग है। जो राष्ट्रवाद शब्द है, जो नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट ही पहले दो चीजें समझो। आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो दो शब्द सुनते होंगे, एक तो कंट्री, देश, और एक नेशन, राष्ट्र। तो जो नेशन नाम का शब्द है, अगर मैं आपके सामने यहां पर लेकर आऊं तो आपको समझाऊं कि जो नेशन नाम का शब्द है, यानी कि राष्ट्र नाम का जो शब्द है, यह शब्द ही मनोवैज्ञानिक है। राष्ट्र का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे भाइयों, वो कैसा है, वो है मनोवैज्ञानिक, यानी फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो आप मनोवैज्ञानिक चीज है राष्ट्र। राष्ट्र को कभी आप देख नहीं सकते, तो राष्ट्रवाद को भी कभी आप देख नहीं सकते, राष्ट्रवाद को कभी आप देख नहीं सकते, क्योंकि आप राष्ट्र को कभी देख नहीं सकते। एक मनोवैज्ञानिक परिकल्पना है, एक अविकल्पना है। राष्ट्र को आप जो है देख सकते हो, राष्ट्र कह देते हैं लोग कि राष्ट्र है, तो वो ने, लेकिन है फीलिंग कैसी, साइकोलॉजिकल फीलिंग है, देखी नहीं जा सकती। आप देश को देख सकते हो, ठीक है, आप कंट्री को देख सकते हो। तो राष्ट्रवाद एक प्रकार से हो गया कि मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट है, एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है जो कलेक्टिव आइडेंटिटी, सामूहिक पहचान की बातचीत करती है। लेकिन अब राष्ट्रवाद की कई सारे डायमेंशन निकली, कई सारे कॉन्सेप्ट निकले। कई बार एग्जाम में, प्रीलिम्स में प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलेगा, और प्रश्न क्या मिलेगा ये मैं आपको समझा देता हूं कि प्रश्न आपको क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो प्रश्न यहां से देखने को मिलता है कि अगर राष्ट्रवाद की आप बात करोगे, जैसे मैं अगर राष्ट्रवाद की बात करूं आपके सामने, तो राष्ट्रवाद में दो चीजें, एक तो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी इसको आप लोग कहते हैं कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और एक है जैसे राजनीतिक राष्ट्रवाद, आप लोगों ने सुना होगा, तो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल नेशनलिज्म, राजनीतिक राष्ट्रवाद। इसके बाद प्रजातीय राष्ट्रवाद, ठीक है, इसके बाद बाकी जो राष्ट्रवाद है, जर्मन राष्ट्रवाद, फ्रांसीसी राष्ट्रवाद, हम सब के बारे में आज चर्चा करेंगे
और आपका एक प्रश्न जो है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। एक भी चांस नहीं रहेगा कि आपका प्रश्न छूटे, आप 100% मास्टर हो जाओगे। देखो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल राष्ट्रवाद जो है, एक जर्मन के कवि थे हर्डर। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। एक जर्मन कवि, जर्मन के कवि थे, इनका नाम था हर्डर, ये नाम था इनका। इस कवि ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना या अविकल्पना या ये शब्द जो है दिया था कल्चरल नेशनलिज्म। तो आप लोग समझ तो रहे होंगे कल्चरल नेशनलिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनके द्वारा ही दिया गया था। इन्होंने ये कहा कि देखिए, जो लोग हैं, लोगों के मध्य में संस्कृति को लेकर आपस में लगाव रहता है, तो हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आप और हम हैं, अब हम सबके बीच में राष्ट्रवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा दो, कुछ लोग कहते हैं हिंदू हिंदू राष्ट्रवादी, मुस्लिम मुस्लिम राष्ट्रवादी, भगवा भगवा राष्ट्रवादी, हरा हरा राष्ट्रवादी, लाल लाल राष्ट्रवादी, इंडिया पूरी राष्ट्रवादी, केरल केरल राष्ट्रवादी, कुछ लोग कहते हैं गुजराती गुजराती राष्ट्रवादी। तो आप जो अच्छे लोग हैं वो पूरे देश को राष्ट्र मानते हैं। हमारा पूरा इंडिया जो है वो हम कहते हैं हम राष्ट्र हैं, भाईचारे की भावना है। कुछ लोग इसको समूह में बांट देते हैं। लेकिन ओवरऑल आपने क्या नोटिस किया? ओवरऑल आपने नोटिस किया कि इसमें जो फीलिंग आपको देखने को मिली वो मिली किसकी? कलेक्टिवनेस की, यानी सामूहिकता, कलेक्टिव आइडेंटिटी की आपको एक बात इसमें देखने को मिली होगी। तो जर्मन कवि हर्डर ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जो विचार दिया वो जर्मन कवि हर्डर के द्वारा दिया गया था। और उसने कहा कि एक सांस्कृतिक जो है, लोगों में संस्कृति में लगाव होता है, तब राष्ट्रवाद ज्यादा फलता फूलता है। जिनकी भाषा एक जैसी, ज्यादा लगाव होगा। जिनकी बोली एक जैसी, ज्यादा लगाव होगा। जिनके कपड़े एक जैसे, ज्यादा लगाव होगा। ठीक है, तो कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म के फादर कौन है? तो जर्मन कवि हर्डर है। अब यहीं पर एक प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो जनरल एग्जाम हो, प्रश्न आता है कि पॉलिटिकल राष्ट्रवाद, ये तो भाई बड़ी अजीब सी बात है। राजनीतिक राष्ट्रवाद, नेता चिल्लाते रहते हैं, इसके जनक कौन है? तो राजनीतिक राष्ट्रवाद के जो जनक हैं हमारे, वो रूसो हैं। कौन है मेरे प्यारे साथियों? रूसो। रूसो को राजनीतिक पॉलिटिकल नेशनलिज्म का फादर कहा जाता है। तो रूसो इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म। ये बात आपकी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? मुझे लगता है क्लियरली आ रही होगी। आप बड़े अच्छे प्रकार से इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। देखो, ये क्या बोलता है? तो रूसो का कहना है कि नहीं, जो लोग राजनीतिक तरीका से एक मानते हैं खुद को, वही राष्ट्रवाद है। तो ये राजनीतिक राष्ट्रवाद की बात करता है रूसो। तो आपके एक एमसीक्यू का प्रश्न बन जाता है कि किसका जनक कौन है और किसका जनक कौन है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है आप दो चीजें समझ चुके होंगे। पहली कि राष्ट्रवाद क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विचार है जो दिखाई नहीं देता, जैसे प्रेम है, जैसे स्वाद है, जैसे खट्टा है, जैसे मीठा है, जैसे अपनापन है, जैसे मोहब्बत है, ये कभी दिखाई देती है क्या? ऐसे ही राष्ट्रवाद है, भाव है, विचार है, जुड़ाव है। ठीक है, तो कभी आपको दिखाई नहीं देता। अब बात आती है कि सर राष्ट्रवाद दुनिया में कैसे फैला? तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राजनीतिक राष्ट्रवाद, अगर दुनिया में चलने की अगर आप बात करोगे तो दुनिया में आपको दो प्रकार के राष्ट्रवाद की डायमेंशन नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आएगा यूरोपियन, एक आएगा यूरोपियन, यानी यूरोपियन राष्ट्रवाद। अब यूरोपियन में भी कई प्रकार का है। तो एक तो आपको यूरोपियन राष्ट्रवाद नजर आएगा। दूसरी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो दूसरा आएगा नॉन यूरोपियन राष्ट्रवाद। चलो, ये आपको बड़े अच्छे समझ में आएंगी चीजें। गैर यूरोपियन राष्ट्रवाद, गैर यूरोपियन राष्ट्रवाद। अब गैर यूरोपियन राष्ट्रवाद कौन सा है? तो इसमें कई प्रकार का है, जैसे एशिया का राष्ट्रवाद, एशिया का राष्ट्रवाद। दूसरा कौन सा है इसमें? जैसे अफ्रीका का राष्ट्रवाद, अफ्रीका का राष्ट्रवाद। ये कई सारे राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट है। आप कोई गुरुजी इतना राष्ट्रवाद तो आज तक नहीं सुना था, आज कहाँ राष्ट्रवाद में ले गए हमें? समझो बेटा, यही तो कहानी, ही तो तुम्हें समझाया जा रहा है। यह आता है यूरोपियन राष्ट्रवाद, यूरोपियन नेशनलिज्म। ठीक है, देखो, जो यूरोपियन राष्ट्रवाद है वो अलग कॉन्सेप्ट है।
वो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी है, यानी कि आत्म अवधारणा, या फिर कह सकते हैं कि स्वयं के लिए सेल्फ निर्धारण कर देना। आप कहें गुरुजी ये क्या हो गया, इस तो बात समझ सी में नहीं आई, मैं समझाता हूं। देखो, जो यूरोपियन राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई है ये अमेरिका ने करी, और अमेरिका ने सन 1648 में 1648 में सन 1648 में वेस्टफेलिया एक संधि हुई थी, एक वेस्टफेलिया बेसिकली यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वेस्टफेलिया कॉन्फ्रेंस में वहां के राष्ट्रपति बिल्सन साहब ने, कौन थे राष्ट्रपति? बिल्सन। वेस्टफेलिया में बिल्सन ने यूरोपियन राष्ट्रवाद की शुरुआत करी, और इसने क्या कहा कि हम जो लोग हैं यूरोप के, हमें आत्म क्या होना चाहिए, यानी डिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंसी हमारी होनी चाहिए, हमें स्वयं पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये इसने राष्ट्रवाद की अविकल्पना, ये संकल्पना इसने उनके सामने रखी। देखो, आज हमारे देश में क्या है, हम कहते हैं राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रवाद कैसा है? अलग कॉन्सेप्ट हम समझेंगे राष्ट्रवाद को। इनका कॉन्सेप्ट ये था कि राष्ट्रवाद है तो हम आत्मनिर्धारण है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, पहली चीज। दूसरा सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता। तो यूरोपियन जो है, जो राष्ट्रवाद है, वो आत्मनिर्भरता पर बेस्ड है। बेटा मेरी बात को समझना, ये आत्मनिर्भरता पर बेस्ड है। ये कहते हैं हम घर में ही अपने मछली उगाएंगे, यानी यानी घर में ही सब्जी उगाएंगे, घर में ही सब कुछ करेंगे। हम क्या करेंगे? अपने आत्मनिर्भर रहेंगे, हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं से ही सारे काम कर लेंगे। तो ये कहते हैं हम आत्मनिर्भर रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या कहते हैं? हम रहेंगे आत्मनिर्भर। तो ये आत्मनिर्भरता का है, आत्मनिर्भरता की बात करता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। जबकि ये जो गैर यूरोपियन राष्ट्रवाद है, इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ हमारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको गैर यूरोपियन कंट्रीज में राष्ट्रवाद की शुरुआत देखने को मिलेगी। पहले तो वो सब जानती नहीं थे राष्ट्रवाद क्या होता है। तो गैर यूरोपियन जो देश हैं, जैसे अफ्रीका के कंट्री हो गए, एशिया के कंट्री हो गए, इनमें जो राष्ट्रवाद की अवकल्पना है, स्वतंत्रता की अवकल्पना थी। इनके बीच में जो राष्ट्रवाद आया, वो स्वतंत्रता और समानता की बात आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझो, भारत है, अब भारत में राष्ट्रवादी नेता हुए, तो राष्ट्रवादियों ने क्या बात रखी? राष्ट्रवादियों स्वतंत्रता की बात रखी। अफ्रीका कंट्री उस समय गुलाम थे, तो इनका जो कॉन्सेप्ट था राष्ट्रवाद का, वो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट था, स्वतंत्रता समानता चाहिए हमें। और इन यूरोपियन का जो कॉन्सेप्ट था राष्ट्रवाद का, वो आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट था। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये सोच रहे हम अपने आप में समर्थित हो जाएं, और ये सोच रहे हम दूसरे की बेड़ियों से, गुलामी की जंजीरों को हटा दे कोई, और हम स्वतंत्र हो जाएं। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों में अंतर हैं। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी बड़े प्यारे तरीका से। तो एक यहां से एक एमसीक्यू बनता है, यहां से एक एमसीक्यू प्रिपेयर हो जाता है, जो आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाएगा, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं या जनरल एग्जाम दे रहे हैं। तो आजकल जो पॉलिटी की जो डायमेंशंस चल रही हैं, यानी कि पॉलिटी कहूं, पॉलिटिकल साइंस कहूं, ठीक है, आजकल जो डायमेंशन पॉलिटी की एक्सप्लोर हो रही हैं, उन डायमेंशंस में ये जो चीजें हैं, ये चीजें बड़ी बेहतरीन तरीका से आपको दिखाई दे रही होंगी, आपको बड़े अच्छे तरीका से जो है ये चीजें जो है आजकल एग्जामिनेशन में मिल जाती हैं। तो बेटा आप प्रश्न को सॉल्व कर लोगे कि यूरोपियन राष्ट्रवाद किस पे बेस्ड है और गैर यूरोपियन राष्ट्रवाद किस पे बेस्ड है। मैंने कहा गैर यूरोपियन राष्ट्रवाद कब आया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको गैर यूरोपियन राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें एक और नई बात आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है। जैसे एग्जाम में एक फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, उसमें एक प्रश्न पूछ लिया गया था, प्रजातीय राष्ट्रवाद, प्रजातीय रेस के ऊपर बेस्ड, यानी रेस समझते हो, प्रजाति जाति, तो प्रजातीय राष्ट्रवाद एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये दोनों चीज समझ में आ गई, यूरोपियन राष्ट्रवाद कैसा है और गैर यूरोपियन राष्ट्रवाद कैसा है। अब मेरे भाई यूरोपियन राष्ट्रवाद को भी हम दो कॉन्सेप्ट में बांट सकते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं यूरोपियन राष्ट्रवाद की,
तो देखो, यूरोपियन राष्ट्रवाद, फिर हम बात करेंगे प्रेजेंट के राष्ट्रवाद की। तो इसमें भी आपको जनरली दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। पहला, जैसे अमेरिका का राष्ट्रवाद है, अमेरिका हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया। अमेरिका ब्रिटेन का जो राष्ट्रवाद है ये उदारवादी राष्ट्रवाद है, यानी ये बेस्ड ऑन उदारवाद है। चलो देखो, आप कहेंगे गुरुजी ये क्या नई कॉन्सेप्ट निकल आया, ये बेस्ड ऑन लिबरलिज्म है। देखो, अब आप कहेंगे सर ये क्या है, देखो उदारवादी राष्ट्रवाद कैसे है, इस कॉन्सेप्ट को आप जरा समझें। जो यूरोपियन राष्ट्रवाद में जो अमेरिका और ब्रिटेन का राष्ट्रवाद है वो उदारवादी राष्ट्रवाद है, यानी ये उदारवाद को ज्यादा महत्व देते हैं, लिबरलिज्म को ज्यादा महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि मैं और तुम भाई भाई हैं, ठीक है, हम तुम भाई भाई हैं और हम तुम भाई भाई रहेंगे उदारता के साथ। ये ऐसा नहीं कहते कि हिंदू तुम अलग हो, मुस्लिम तुम अलग हो। अब देखो, हिंदू और मुस्लिम दोनों एक होकर राष्ट्रवाद दिखाएं, एक ये राष्ट्रवाद है। और हिंदू कहें हम अलग हैं और मुस्लिम कहें हम अलग हैं। अब हिंदुओं का राष्ट्रवाद और मुस्लिमों का राष्ट्रवाद ये अलग कॉन्सेप्ट है। हिंदुओं में भी जाटों का राष्ट्रवाद, यादवों का राष्ट्रवाद, ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो यो अमेरिकन और ब्रिटिश जो कॉन्सेप्ट है ये जाति पर आधारित नहीं है, ये उदारवादी राष्ट्रवाद है, लिबरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है। कैसा? उदारवादी राष्ट्रवाद, लिबरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, वो यहां देखने को आपको मिलेगा। और वहीं अगर मैं फ्रांस की बात करूं, फ्रांस, तो देखो फ्रांस का जो राष्ट्रवाद है ये सैनिकों का राष्ट्रवाद है, यानी जो फ्रांस के सैनिक थे, फ्रांस के सैनिकों के द्वारा शुरू किया राष्ट्रवाद है। तो आप इसको नाम देते प्रजातीय राष्ट्रवाद। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझे मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों। देखो फ्रांस का जो राष्ट्रवाद है, जो तो फ्रांस का जो राष्ट्रवाद है ये सैनिक का राष्ट्रवाद है, ये प्रजातीय राष्ट्रवाद है, रेसिज्म के ऊपर बेस्ड राष्ट्रवाद है। यानी रेस की बात करना, अरे तुम तो जाट हो, अरे तुम तो यादव हो, अरे तुम तो हिंदू हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। और फ्रांस का ही प्रजातीय राष्ट्रवाद बाद में आप देखोगे कि जर्मनी में जो हिटलर का राष्ट्रवाद बना, हिटलर के राष्ट्रवाद को आप कहते हैं विस्तारवादी राष्ट्रवाद। कैसा कहते हैं? विस्तारवादी राष्ट्रवाद। तो यही फ्रांस का जो प्रजातीय राष्ट्रवाद है, जो बेस्ड ऑन रेसल या रेस के ऊपर जो बेस्ड नेशनलिज्म है, यही बाद में चल के जर्मनी की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी में जो हिटलर था, हिटलर को आपने देखा होगा, सुना होगा, सॉरी इसके बारे में देखा कहां होगा, तो इसका विस्तारवादी राष्ट्रवाद बना, विस्तारवादी राष्ट्रवाद, विस्तारवादी राष्ट्रवाद। जो विस्तारवादी राष्ट्रवाद है ये जर्मनी का ही जो बेस्ड है, हिटलर का जो राष्ट्रवाद है ये विस्तारवादी राष्ट्रवाद है, यानी विस्तार करने की नीति। तो ये बेस्ड किस पे था? ये बेस्ड हुआ करता था फ्रांसीसी प्रजाति राष्ट्रवाद पे। तो आज अब आप क्या समझे कि वर्तमान में अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे इंडिया के बारे में, कुछ नेता हमारे प्रजाति राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कुछ नेता हमारे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कुछ नेता उदारवादी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कुछ नेता हमारे प्रजाति राष्ट्रवाद की बात करते हैं, विस्तारवादी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप अब कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, ये कॉन्सेप्ट है मेरी जान, कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्त। राष्ट्र मीन्स, बेटा राष्ट्र का मतलब देशी होता है, लेकिन एक प्रकार से ये एक साइकोलॉजिकल बात है, मनोवैज्ञानिक जुड़ाव जिन लोगों के बीच में होता है, इसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती। राष्ट्र को आप भौतिक रूप से बता नहीं सकते कि ये राष्ट्र है, यानी राष्ट्र को आप भौतिक रूप से बता नहीं पाओगे कि ये राष्ट्र है, लेकिन देश को आप बता पाओगे भौतिक रूप से कि ये देश है। देश कैसे दिखाई देगा आपको? देश आपको दिखाई दे जाएगा कि ये इसका आउटर लाइन है, इतने किलोमीटर इसकी सीमा है, इतने किलोमीटर इसका ये है, लेकिन आप नेशन को मेरे प्यारे बच्चे कभी बता नहीं पाओगे, बिकॉज राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, वो एक मनोवैज्ञानिक बात है। तो जर्मनी का हिटलर का विस्तारवादी राष्ट्रवाद है, और यहाँ अमेरिका ब्रिटेन का जो है ये उदारवादी राष्ट्रवाद है। और अगर आप यूरोप में ही जाओगे तो यूरोप में जैसे क्यूबा है,
अगर मैं क्यूबा की बात करूं, क्यूबा, या मैं बात करूं दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका का जो राष्ट्रवाद है, यानी क्यूबा और दक्षिण अमेरिका का जो राष्ट्रवाद है, इस राष्ट्रवाद में मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे कि इसमें मार्क्सवाद को ऐड कर दिया है और इसके साथ ये राष्ट्रवाद चला है। तो इसमें मार्क्सिज्म भी आपको देखने को मिलेगा। ये मार्क्सवाद के साथ का राष्ट्रवाद है। जो दक्षिण अमेरिका की कंट्रीज हैं उनमें मार्क्सवाद साथ में आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रवाद के। तो ये आपको सामने देखने को मिल रहा होगा। ये यूरोपियन राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई कई बार इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आजकल वर्तमान में बनने लग रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको पढ़ो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटी डायमंड मेरा जो बैच है आप किसी बैच को पढ़ रहे हो, दोनों बैचेस में आपकी समझ में चीज आ रही होगी। अब अफ्रीकन और एशियन राष्ट्रवाद क्या है? देखो, अफ्रीकन और एशियन राष्ट्रवाद तो यही है कि स्वतंत्रता की हम मांग कर रहे हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम फ्रीडम की मांग कर रहे थे। भाई हमारा तो ये राष्ट्रवाद था, स्वतंत्रता चाहिए, हम राष्ट्रवादी हैं। बाद में हमारा राष्ट्रवाद इसमें परिवर्तित हुआ कि राष्ट्र की एकता की हम बात करने लगे। तो ये पुराने वाले कॉन्सेप्ट हो गए, पुराने वाले कॉन्सेप्ट हो गए कि कहां से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन चीजों को जान चुके होंगे, कैसे कैसे चीजें लेकर चले। अब हम बात करें वर्तमान राष्ट्रवाद की। देखो, वर्तमान राष्ट्रवाद का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी नेशनलिज्म इट प्रेजेंट एरा। ठीक है, अब वर्तमान में नेशनलिज्म कैसा है, प्रेजेंट की बात कैसी है। तो प्रेजेंट में दोनों डायमेंशंस हैं। देखो, अगर मैं यूरोप की बात करूं या फिर मैं बात करूं आपके सामने यूरोपियन कंट्री की, तो यहां का जो राष्ट्रवाद है ये उदारवादी राष्ट्रवाद बन चुका है। वर्तमान में विस्तारवादी राष्ट्रवाद खत्म हो चुका है, उदारवादी है। और इनका जो राष्ट्रवाद है ये आत्मनिर्भरता की बात करता है कि आत्मनिर्भर बनो, ये ऐसा राष्ट्रवाद है। लेकिन बीच बीच में यूरोपियन जो कंट्री हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उसने विस्तारवादी राष्ट्रवाद की बात करी, वो विस्तारवाद को फिर से लेकर आ गया था। तो यूरोप में भी डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति आ रहा है और कौन सा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रहा है, क्या बन रहा है। तो विस्तारवादी राष्ट्रवाद भी आपको यूरोप में देखने को मिल सकता है। ये कॉन्सेप्ट आप जान रहे हो क्योंकि राष्ट्रवाद वर्तमान में बहुत चर्चा का विषय है। अब देखो, इसको देखो, आप इसकी बात करें अफ्रीकन कंट्री में, तो देखो मैं वैसे बताऊं, एशिया में आप पहले रूस को ही देख लो। अब रूस है, तो रूस का जो वर्तमान में जो हाल चल रहा है, रूस वर्तमान में क्या कर रहा है, विस्तारवादी नीति अपना रहा है, विस्तारवादी। और चीन है, चीन वर्तमान में क्या कर रहा है, तो चीन भी विस्तारवादी नीति अपना रहा है। अरे हाँ या ना, दोनों की जो नीति है वो कैसी है, आप कहेंगे सर विस्तारवादी है। तो जो इधर के कंट्री हैं, एशिया अफ्रीका के जो कंट्री हैं, इनमें विस्तारवादी राष्ट्रवाद आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये क्या है, एक्सपेंशन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब भारत है, तो भारत में भी राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, उसमें विस्तारवाद जुड़ा हुआ है, आत्मनिर्धारण आत्मनिर्भरता जुड़ी हुई है कि हम आत्मनिर्भर बने, राष्ट्रवादी बने, हम चीन का सामान नहीं लेंगे, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, क्या है, आत्मनिर्भरता है और राष्ट्र की संकल्पना को मजबूत कर रही है। दूसरी चीज क्या है, हमारा राष्ट्रवाद कैसा है, विस्तारवादी राष्ट्रवाद भी है भारत का। हालांकि इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे डायरेक्टली, लेकिन ज्यादातर जो एशिया और अफ्रीका के कंट्री हैं इनमें विस्तारवादी राष्ट्रवाद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यूरोप से अलग तरीका से चल रही है और यूरोप वाले हो जाते। अब ट्रंप साहब देखो, जो ट्रंप था, जो डोनाल्ड ट्रंप था, वो विस्तारवादी राष्ट्रवाद को जो है वो आगे मान रहा था, वो इसे आगे कर रहा था। लेकिन अभी जो बाइडेन है वो उदारवादी राष्ट्रवाद को जोड़ दे रहा है, क्योंकि वो उदारवादी है तो उसका जो कॉन्सेप्ट आएगा वो उदारवादी राष्ट्रवाद का आएगा। जो बाइडेन हो गया वो उदारवादी राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया, दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो अब समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद का कौन सा कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है और राष्ट्रवाद के बारे में कौन सी बात लोग कर देते हैं। तो हमारा राष्ट्रवाद, वर्तमान राष्ट्रवाद, पहला राष्ट्रवाद, अमेरिकन राष्ट्रवाद, शुरुआत कहां से हुई, कहां से निकल कर आया, इस सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको फंडामेंटली क्लियर कर दिए। राष्ट्रवाद शब्द कहां से निकला, राष्ट्रवाद यूरोप में पहले आया, इंडिया में भी आया, वर्तमान में यूरोप अफ्रीकन में कंट्रीज में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवाद देखने को मिला।
प्यारे बच्चों, दोस्तों, भाइयों, ये जो क्लास है ये पॉलिटिकल साइंस का मेरा एक बैच आ रहा है जिसका नाम है राजनीति विज्ञान का टारगेटेड बैच। आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखिए पोस्टर राजनीति विज्ञान के बैच का। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ये क्लास उसमें चल रही है और एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है। टारगेटेड बैच है, इसकी फीस 10,000 रुपये रखी गई है। आप इस बैच को ले सकते हैं। ये बैच बहुत ही शानदार बैच होगा और इस बैच में अपनी पूरी जान लगा दूंगा। जो आज तक यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया वो इस बैच में पढ़ाऊंगा। दूसरा, एक पॉलिटी का डायमंड बैच हमारा आ रहा है। जो जनरल बच्चे तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो पॉलिटी का डायमंड बैच हमारा आ रहा है। जो बच्चे तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जनरल जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं गुरुजी हमें तो जो है हमें पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी अच्छे लेवल पे पढ़नी है, एक बार दमदार पॉलिटी पढ़नी है। तो पॉलिटी डायमंड का जो बैच है वो आपको, देखो आपको पोस्टर जो है ये पॉलिटी डायमंड के बैच का आपको पोस्टर जो है, यही पोस्टर जो है आपको नजर आ रहा होगा। इसकी फीस है 2499 रुपए। तो ये आपका पॉलिटी डायमंड का बैच है, 2499 रुपए इसकी हमने फीस रखी है। इसकी भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। कल से आपकी क्लासेस रेगुलर है। टाइमिंग जो है क्लासेस की वो मॉर्निंग में 9 बजे पॉलिटी डायमंड की क्लास होगी, जो बैच आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। और पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास की टाइमिंग है वो 11 बजे रखी गई है। पॉलिटिकल साइंस की क्लास शाम को 4 बजे के बाद भी चल सकती है। एक टाइमिंग 11 बजे फिक्स की गई है, मॉर्निंग की 11 बजे होगी। और ये क्लास जो होगी पॉलिटी डायमंड की, इसकी शुरुआत 9 बजे होगी। इसकी यूट्यूब पर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो यूट्यूब पर इसकी वीडियोस को देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की शुरुआत में करने वाला हूँ। एक करंट अफेयर्स की अध्यापिका है, वो आपको करंट अफेयर्स डेली डेली पढ़ाएंगी और हम अपने चैनल को दोबारा से मजबूत करेंगे। आपका प्यार इसी प्रकार से बने रहे। एक बहुत अच्छी सी टीम मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जीएस की, बाकी गलती नहीं करूंगा अब मैं। जीएस की टीम, अच्छी टीम, ठीक है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो मुखर्जी नगर के अध्यापक हैं वो आपको बेस्ट तरीके से प्रोवाइड कर सके। तो ये नेशनलिज्म का टॉपिक था। ये आपके यूजीसी नेट में काम आ जाएगा, ये आपकी पॉलिटी में काम आ जाएगा, बीपीएससी में काम आ जाएगा, हर एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे जो बेल आइकॉन दिया है उसे दबाइए और अपना प्यार स्नेह इसी प्रकार से बनाकर रखिए। हमारे ऊपर आपका स्नेह प्यार अवश्य होना चाहिए। जरा कमेंट दिखाइए, दोनों बच्चों के कमेंट देख लेता हूँ एक बार में। बहुत बढ़िया सर, पॉलिटिकल थॉट का क्लास के लिए टाइम कम है। कोई बात नहीं अन्नू, तुम घबराया मत करो, थोड़ा शांत रहा करो, सब हो जाएगा। क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड लाइव है। गुड इवनिंग अवेकांत त्रिपाठी, कैसे हैं आप? ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, मस्त रहो, बिंदास रहो, बढ़िया रहो, दिलदार रहो, जवनदार रहो, मजेदार रहो, ठीक है। वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर तो लाइक कर देना और सबको शेयर करना है। दोस्तों के एडमिशन करवाओ बैचेस में। मुझे इस समय आवश्यकता है कि आप मेरा साथ दें, तो मैं आपको और अच्छे साथ दूंगा, ठीक है। कल टॉपिक और अच्छा लेकर आऊंगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, अब क्लासें रेगुलरली चलेंगी, बैच में चलेंगी। तो बैच में फिर सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए अब डेमो क्लासेस के बाद आपको नहीं मिलेगी। दिस इज द लास्ट डेमो, ओपन टू ऑल। आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। बाय, नमस्कार, जय हिंद, लव यू।